तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के अंदर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं, जो कि है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकल के अंदर हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी ये आपके काम आएगा। उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपको हेल्प करेगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, तो देखें। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बनाने के काम आता है। हाइड्रोकार्बन बोले तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों ही चीजें इससे बनाई जा सकती है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, कैसे बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करके। किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बात जो हमने ऊपर लैंग्वेज में लिखा है, इसी को मैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख देता हूं कि कोई सॉल्ट होगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसको वाटर में लेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, है ना। यहां पर ये भी ऐड कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। तो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर जनरली अल्केन बनता है, उसके साथ CO2 गैस रिलीज होता है, NaOH बनता है और साथ में H2 गैस रिलीज होता है। यहां पर ये सारी चीजें किस तरह से हो रही होंगी, सॉल्ट को हमने वाटर में डाला होगा तो क्या हुआ होगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया होगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर क्या हुआ होगा, कैथोड पर क्या हुआ होगा, ओवरऑल क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, हम लोग एक एक चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं। तो अब मैकेनिज्म समझेंगे। सबसे पहले क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, पिछले पेज पर जो रिएक्शन लिखा है, अब उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पर दिखाने जा रहा हूं। हमने एक कंटेनर लिया था, जिस कंटेनर में वाटर पड़ा हुआ है, वाटर बोले तो H2O इसमें पड़ा हुआ है। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया सॉल्ट, किसका सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें डाल दिया। तो क्या इनके साथ रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट जाएगा अपने कैटायन और एनायन में, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो हमने इसमें इलेक्ट्रोड डाला है, रिएक्शन कराने के लिए हमने इसमें इलेक्ट्रोड डाला। इलेक्ट्रोड डालने से भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को क्या करना पड़ेगा, सेल या बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसका स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है, इसका नाम एनोड है, और निगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया है, इसका नाम कैथोड है। और आपको पता होगा, अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर हमारा क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आसान भाषा में समझे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन को आसान भाषा में समझे तो यह हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब एनोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर क्या हो रहा होगा, इन तमाम चीजों को हम लोग समझते हैं। हमारे पास कंटेनर के अंदर क्या क्या है, पहले तो मैं वो लिख देता हूं। कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमारे पास है RCO-, उसके अलावा हमारे पास है H2O, उसके अलावा हमारे पास है Na+। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कंटेनर में। अब एनोड पर हम लोग आते हैं, एट एनोड। एनोड पर क्या हो रहा होगा, है ना। एनोड पर हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है। तो आप कंटेनर में जरा झांक के देखें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। तो आपके पास सोडियम प्लस पड़ा हुआ है, क्या सोडियम प्लस Na+ इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, बिल्कुल नहीं देना चाहेगा, क्योंकि Na+ सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ये लूज कर चुका है, कैटायन बन चुका है, कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं है। उसके अलावा हमारे पास है वाटर। वाटर के पास दो लॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इसके अलावा हमारे कंटेनर में कुछ और भी है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, माइनस चार्ज के साथ ये तीन तीन लॉन पेयर लेके बैठा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो हमारे पास कंटेनर में जितनी भी चीजें अवेलेबल है, उसमें से ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से जिसका होगा वो है अपना RCOO-।
तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा यहां से, तो क्या बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो इसके ऊपर का माइनस जा चुका है और यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल चुका है। अब ध्यान से देखें इस चीज को, ये जो बना है ये अपने आप रूम टेम्परेचर पर ही टूट जाता है, कुछ इस प्रकार से होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है इसका यहां पर, और यहां पर जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है वो आपस में बॉन्ड बना लेता है, R पर एक डॉट रह गया और साथ में CO2 बन गया, साथ में CO2 बना है ना। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बॉन्ड बना लिया होगा, और R के पास एक इलेक्ट्रॉन आया होगा जो R डॉट बना है, जो कि अभी आगे जाके डायमराइज होगा। लेकिन यहां पर बच्चों का एक सवाल आता है कि सर आपने यहां से सिग्मा बॉन्ड तोड़ा है और यहां पर CO2 में उसके बदले एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये स्टेप आप बोल रहे हो कि अपने आप हो रहा है, यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि मजबूत बॉन्ड तोड़ा जा रहा है और कमजोर बॉन्ड बन रहा है, तो ये स्टेप अपने आप कैसे हो रहा है। तो इसको पहले समझते हैं बच्चों। यहां पर देखें, यहां पर ये जो R डॉट बना था, ये R डॉट भी आपस में डायमराइज होकर एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो पहली चीज अगर देखी जाए तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड भी बना है R डॉट और R डॉट के बीच, रेडिकल डायमराइज हुआ है, तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड भी बना है और पाई बॉन्ड भी बना है, तो दोनों ही चीजें बनी है ना। इसके अलावा इसको समझने का एक और तरीका है कि कोई भी स्टेप फिजिबल है या नहीं है, उसको हम लोग डेल्टा जी से समझते हैं। डेल्टा जी होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना। डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो वो स्टेप फिजिबल माना जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखें, हमने एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ा है तो बदले में एक सिग्मा और एक पाई बनाया है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बने वो ज्यादा ही बने, तो हमारा यहां पर डेल्टा H भी फेवरेबल है, ओवरऑल निगेटिव है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर CO2 गैस बन रहा है, ये गैस बनने की वजह से हमारा ये एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, तो हमारा जो ये स्टेप है इसमें डेल्टा H भी हमारे सपोर्ट में है और एंट्रोपी भी हमारे सपोर्ट में है। तो जब दोनों ही चीजें इस स्टेप को सपोर्ट कर रही है तो ये स्टेप अपने आप हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, ये स्टेप एकदम फिजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से CO2 यहां से निकल जाएगा। तो CO2 निकलने के बाद जो R डॉट बना वो R डॉट डायमराइज हो गया और हमारा अल्केन बन चुका है। ये सारी चीजें जो हुई है, जो हमारा अल्केन बना है, CO2 गैस बना है, ये सब कुछ एनोड पर हुआ है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास है यहां पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर लूज हुआ है, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपको पता है कि यही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर एक्सेप्ट किया जाएगा। कौन एक्सेप्ट करेगा, चलिए बात करते हैं, बहुत ही दिलचस्प है ये भी कि कौन एक्सेप्ट करेगा इस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड पर किस तरह से चीजें हो रही होंगी उसको समझते हैं हम लोग। एट कैथोड क्या होने वाला है, रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास है Na+ और H2। ये बताएं इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, तो कॉमन सेंस कहता है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो वो एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव ना तो एटलीस्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो हो ही। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कई बार बच्चों को लगता है कि सर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जवाब गलत है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, Na+ अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो Na+ का रिडक्शन हो जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो सोडियम जो है वो रिड्यूस होना नहीं चाहता है, Na+ रिड्यूस होकर Na में जाना नहीं चाहता, उससे आसानी से H+ रिड्यूस होना चाहता है, Na+ आसानी से रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। तो यहां पर क्या होता है, हमारा ये वाटर है, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल प्लस चार्ज, यहां पर आएगा इलेक्ट्रॉन। ये कौन इलेक्ट्रॉन है, जो एनोड पर लूज हुआ था वही इलेक्ट्रॉन यहां आया है। ये इलेक्ट्रॉन जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो यहां से हमारा ये जो पार्शियल प्लस है, इसके ऊपर जो प्लस है वो खत्म हो जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा हमारा यहां पर OH-, है ना, ये हमारा बन जाएगा OH-, ये अलग हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि डायमराइज होके H डॉट बना होगा, जो कि डायमराइज होके H2 बना लेगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास OH- मिला है ना, ये सोडियम प्लस के साथ रहेगा, एक तरह से NaOH जो मैंने बनाया था वो यही है ना। तो OH- बना है और साथ में H2 गैस रिलीज हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ेंगे तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमारे पास सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके एक्वस सॉल्यूशन का हमने जब कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हमें एनोड के ऊपर अल्केन मिला,
साथ में CO2 गैस मिला। कैथोड के ऊपर हमारे पास OH माइनस मिल रहा है, जो Na प्लस जो बचा हुआ होगा उसके साथ जुड़ जाएगा तो NaOH हो जाएगा। साथ में हमारे लिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया, जिसमें एक एक चीज क्या, क्यों और कैसे हो रहा है, हर चीज आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज का हमने लॉजिक दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं। पहला नोट पॉइंट है कि यहां पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मिला है हमें, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। दूसरा नोट पॉइंट है CO2 गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। एनोड पर CO2 गैस इवॉल्व हुआ है। वही हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जेईई मेन में कई बार पूछे जा चुके हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुआ है कैथोड पर, है ना। और रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका pH भी बढ़ेगा। pH इंक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड्स, pH इंक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड्स। अब चूंकि यहां पर डाइमराइजेशन हो रहा है, दो रेडिकल जुड़ रहे हैं, तो आप CH4 नहीं बना पाएंगे इससे, तो CH4 कांट ऑब्टेन्ड बाय कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। अगला पॉइंट है स्टेरिकली क्राउडेड सॉल्ट जो है वो कई बार एस्टर देते हैं एज अ प्रोडक्ट। इसको समझेंगे किस तरह से मिलता है, तो इस पॉइंट को पहले हम लोग लिख लेते हैं। स्टेरिकली क्राउडेड सॉल्ट ऑल्सो गिव्स एस्टर एज प्रोडक्ट। जैसे कि मैं बात करूं, ये हमारा सॉल्ट है RCONA, जिसमें ये R जो है स्टेरिकली क्राउडेड है, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये RCO माइनस जो है वो RCO डॉट में कन्वर्ट होगा। अगर CO2 निकल जाए, अगर CO2 निकल जाए तो यहां से R डॉट और CO2 बनता है। अगर ये दोनों जुड़ जाए, क्योंकि R डॉट क्राउडेड है, R डॉट बल्की है, तो ये बल्की है तो इसका डाइमराइजेशन होना आसान नहीं है। तो क्या होगा, ये डॉट और ये डॉट अगर जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए एस्टर बनके तैयार हो जाएगा, हमारे लिए एस्टर बनके तैयार हो जाएगा। तो जब क्राउडेड R होता है हमारे पास, यहां ये ग्रुप जब क्राउडेड हो तो हमारे लिए एस्टर भी बन सकता है। तो अब हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहां पर देखिए हमारा सोडियम सॉल्ट है, उसका एक सॉल्यूशन है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, तो यहां से तो CO2 निकल जाएगा। एनोड पर क्या निकल जाएगा, CO2। CO2 निकलने के बाद ये CH3 डॉट बनेगा मिथाइल रेडिकल, जो कि डाइमराइज हो जाएगा, तो हमें इथेन मिल जाएगा। ये दोनों ही चीजें हमें मिली है एनोड पर। कैथोड पर क्या मिल रहा होगा, NaOH और साथ में H2 गैस। ये चीजें हमें मिल रही होंगी कहां, कैथोड पर। अब आगे देखें, यहां पर भी हमारा CO2 निकलेगा। देखिए CO2, NaOH और H2, ये तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि वाटर है तो H2 निकलेगा। यहां D2O होता तो D2 निकलता, है ना। अब यहां पर देखिए क्या बच रहा है, 2 कार्बन का रेडिकल बन रहा होगा, जो कि डाइमराइज होगा तो हमारे लिए ब्यूटेन मिल जाएगा, 4 कार्बन का अल्केन। अब इसको ध्यान से समझें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए क्या होगा, CO2 और CO2 निकलेगा यहां से, साथ में NaOH और H2। अब देखिए इस बार जो ये CO2 ऊपर वाला निकला होगा, तो एक रेडिकल बना होगा ऊपर वाले पे कार्बन पे, और एक रेडिकल बना होगा नीचे वाले कार्बन पे। और जब आजू बाजू वाले कार्बन पर रेडिकल बनता है तो वो आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं, तो इस तरह से यहां हमारा इथीन बन जाएगा। याद करें हमने जब स्टार्ट किया था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखा था, यानी कि अल्केन के साथ अल्कीन भी बन सकता है, और यहां देखिए हमने अल्कीन बनाया है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड, जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, किस इंटरमीडिएट से बनता है, पूरा मैकेनिज्म, और 1-2 क्वेश्चन हमने किया। इस पे आप खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और हम लोग इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और रिएक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय ऑल, थैंक यू ऑल।